व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दो मावन ख़ुसूसी जो हैं आज उन्होंने रिज़ाइन किया है या उनसे रिज़ाइन लिया गया है, इस पर बात ज़रूर करेंगे। तानिया इदरस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो मुशीर सेहत थे, इन दोनों ने इस्तीफ़ा लिया है। अगरचे उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो यही है कि मिस तानिया ने तो कहा कि उनकी डुअल नेशनलिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और जिसकी वजह से जो है वो भी काम नहीं मेरा हो पा रहा था और काम नहीं कर पा रही थी, वैसे ही परफॉर्मेंस दे पा रही थी, इसलिए मैंने जो है रिज़ाइन किया है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी कहा है कि मुझे हर जगह पे जो है वो टोका जा रहा था, हर जगह पे जो है वो मुझे तंग किया जा रहा था, काम नहीं करने दिया जा रहा था। गवर्नमेंट की तरफ इशारा नहीं किया उन्होंने, ओवरऑल बात की है और इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। लेकिन अंदरूनी ज़राए ये कहते हैं कि बेसिकली इनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं और जो तानिया साहिबा हैं जो बाहर से आई थी और जो डिजिटल के काम सारे देख रही थी, उनके मतलब ये खबर आई है सामने कि उन्होंने मुबैना तौर पर डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी बना रखी थी। ये मफादात का सरीहन टकराव है और ये कंपनी जो है ऑब्वियसली इसके अंदर ये बात मुबैना तौर पर सामने आई कि 28 फरवरी को उनकी तकर्री हुई, 27 फरवरी को ये कंपनी बनाई गई थी। जब उनसे प्राइम मिनिस्टर की टीम ने या प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी की तो पता चला कि अगरचे ये कंपनी सिर्फ 25,000 रुपये की मालियत से बनाई गई है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये इतनी छोटी अमाउंट से कंपनी बनाई गई तो बाकी का फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो उन्होंने मुबैना तौर पे जवाब दिया तानिया साहिबा ने कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लिया जाएगा। तो इस वजह से शायद उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के मतलब जो है वो अद्वियात की कीमतें जो बढ़ी वो वापस नहीं आ सकी, उस पर भी उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया। उससे बढ़कर उनको हिंदुस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर अद्वियात मंगवाई गई, मुबैना तौर पर उनका हाथ, उनका नाम उसमें आ रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास कन्फर्म इस बारे में कोई इत्तला नहीं है और ये कंफर्म गवर्नमेंट कर सकती है, उनके मिनिस्टर कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का पहला आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं, नैब पे आज बड़ा तमाशा हुआ कौमी असम्बली में ऑब्वियसली, और मैंने आपसे कल ही कहा था कि परसेप्शन ये उभर रहा है कि अपोजिशन शायद ब्लैकमेल करी हुकूमत को और हुकूमत का यही मौक़िफ़ है। और आज शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान जो डिस्कशन हुई, जो डिबेट हुई, उसका भी ये तासुर उभरा कि गवर्नमेंट का ही इल्ज़ाम है कि ये हमसे NRO++ मांग रहे और हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इंजीनियर अली मोहम्मद ख़ान एडवोकेट साहब, परवेशा खान साहिबा। सबसे पहले अली मोहम्मद ख़ान साहब, अली साहब ये बता दीजिए कि आपकी गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर तानिया इदरस से और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस्तीफ़े लिए हैं या उन्होंने इस्तीफ़े खुद दिए हैं? अवाम का राइट है ये जानना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब और आपके मेहमानों को भी खुशामदीद जनाब। मैं तो अभी तकरीबन आपके प्रोग्राम से शायद 15-20 मिनट पहले सेनेट से मैं आया हूँ, क्योंकि वो जो बिल्स आज हमने पास किए कौमी असम्बली से, उनका हमने सप्लीमेंट्री एजेंडा लेके आए थे और सेनेट में पेश किया है और वो कमेटी में चले गए। उस पर कल दोबारा वो आएंगे सेनेट में कमेटी से, तो मैं तो उसमें बिजी रहा। ये खबर मैंने बहरहाल सुनी वहीं, और अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको एज ए मिनिस्टर जो है आपको कंफर्म बात कर सकूं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा जी, कि आपने ज़रूर ये ट्रेंड देखा होगा हमारी हुकूमत में कि अगर कोई परफॉर्मेंस में मसला आता है, कोई भी इशू आता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने करप्शन की हो, कोई भी वजह आ सकती है। तो इमरान खान साहब की काबीना में ये है कि जिस तरह उनकी क्रिकेट टीम थी उसमें जो परफॉर्म करता था या जो उस मुनासिब हालात के लिए ज़रूरी होता था उस खिलाड़ी को खिलाते थे। तो हमारी ये एक मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड इमरान खान साहब ने सेट किया है कि अगर कोई परफॉर्मेंस में मसला है, कोई भी इशू है, तो जस्ट बिकॉज समबडी इज अ मिनिस्टर, तो उसको ये नहीं है कि आप उसको ज्यादा देर चलाएं। अगर कोई मसला बन रहा है तो ट्रूली अप्रिशिएट दैट, जी अप्रिशिएट करते हैं इसको। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन का तो इशू नहीं होगा। आई एम वेरी होपफुल, कोई करप्शन का मसला नहीं होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड कोई बात होगी और वो अभी वाज़ेह हो जाएगा, पीएम ऑफिस से उस पर कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। मतलब अली भाई आप ये कह रहे हैं कि बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर आपकी नॉलेज में भी नहीं है कि इन दोनों लोगों के खिलाफ कुछ हफ्तों से, कुछ टाइम से इंक्वायरी हो रही थी, आपको ये भी इल्म नहीं है? आप ये कह रहे हैं? देखें, तानिया इदरीस साहिबा जो हैं उनका तो क्योंकि वो कैबिनेट की मेंबर नहीं है, उनसे तो मेरी कभी इस तरह मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, उनके साथ आई थिंक मंडे को पीएम ऑफिस में हमारी एक मीटिंग थी कोविड पे, और उसमें मिर्ज़ा साहब से वहाँ गुफ्तगू हुई थी, वो बैठे थे वहाँ पे। तो मैं अभी आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि उनको कोई करप्शन केसेस पे या किसी इशू पे, ज़ाहिर है कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात होगी। और दोबारा मैं बात को रिटरेट करूँ कि खान साहब के गिर्द जो है, अगर आप मेरिट पे नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी कम है,
तो वो फिर इस वजह से कि आप उनके दोस्त हैं या आपसे उनके ताल्लुक है या पार्टी के पुराने वर्कर हैं, इस वजह से फिर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती। परफॉर्मेंस खुद भी देते हैं और दूसरे से भी डिमांड। ठीक है, लेकिन जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूर हो सकता है परफॉर्मेंस का मसला हो, शायद परफॉर्मेंस का मसला हो, तो इसका मतलब आप एटलीस्ट ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों ने इस्तीफ़ा खुद ही नहीं दिया, इससे इस्तीफ़ा लिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, या आप ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि मुसद्दिक का बात पीएम ऑफिस से आ जाए तो उसके बाद इस पे बात करेंगे। वैसे ही ब्लफ करने का मैं आदी नहीं हूं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती मैं कभी वो बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर साहब, मैं तो मुबारकबाद देना चाह रहा था गवर्नमेंट को और अली मोहम्मद खान साहब को कि अगर जो हमारे पास इतलात आई हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मुबैना तौर पर तानिया साहिबा को लेकर और मुबैना तौर पर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की अद्वियात की हिंदुस्तान से गैर कानूनी तौर पर तरसील जो हुई, उसकी वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी की और इस्तीफ़ा लिया तो प्राइम मिनिस्टर का कद काट मज़ीद बढ़ गया है। लेकिन ऑब्वियसली वो क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो ये मेरी मुबारकबाद लेने के लिए अभी तैयार नहीं है इस वक्त। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपके सामने रख दूँ, अगर ये इस्तीफ़ा लिया गया है जिसको कंफर्म नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट ने या फेडरल मिनिस्टर ने, तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर दो लोग ऐसे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर खुद लेके आए, को WHO से, एक को बाहर से, उसके बावजूद अगर उनका प्रॉब्लम्स आए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, करप्शन के चार्जेस आए, तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ साफ थे, उन्होंने इन दोनों को फारिग कर दिया। ये तो बड़ा अच्छी रवायत है, इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़ुबैर साहब। नहीं जी बिल्कुल, एक तो दोनों लिहाज से, एक तो इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर निकालना होता तो मईशत की पूरी टीम को तो पहले बाहर निकाले ना। मतलब इस वक्त जो बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत है, मतलब उसमें तो कोई शक नहीं है ना, उसमें तो किसी को ना कोई नंबर्स के हवाले से ना किसी हवाले से ना कोई ये कह सकता है जी गुर्बत में हमने कमी की है या महंगाई में हमने कमी की है या बेरोजगारी में हमने कमी की है। तो वो सबसे पहले तो मईशत की टीम को तो परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं है इसकी काबीना से, और सबसे बड़ा तो नॉन परफॉर्मर खान साहब खुद है। वैसे मैं इनको क्रिकेट टीम के हवाले से याद दिला दूं, अगर ये क्रिकेट फॉलो करते थे, मंसूर अख्तर को पूरे पाकिस्तान रो दिया था कि खुदा के लिए खिलाना बंद कर दे, लेकिन खान साहब उस वक्त भी इतने ज़िद्दी थे, वो खिलाते रहते हैं एंड तक। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल मैं उस पर भी नहीं एग्री करता भाई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर निकालना होता तो खुसरो बख्तियार को निकालते, रज़ाक दाऊद को निकालते, मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और जिनके बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, चाहे वो डैम के हवाले से हो या चीनी के स्कैंडल के हवाले से हो, वीट के स्कैंडल के हवाले से हो, तो इन तो भरे पड़े हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। सो मैं उस अली की बात से उस हद तक तो एग्री करूँगा कि जब तक हमें वाज़ेह नहीं होगा। जहाँ तक तानिया का ताल्लुक था तो उनका एक और भी बहुत बड़ा मसला आ गया था जब से ये डिक्लेरेशन इंडियन नेशनलिटी, और ये बड़ी इससे कि भाई या तो आप छोड़ देना, फिर अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है और आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हैं तो आप ये तो नहीं कर सकती कि एक पाँव आपने वहाँ फंसाया हुआ है कि ताकि अगर यहाँ हुकूमत ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन भाग जाए। और अभी भी आप देख लीजिएगा अभी क्या होगा, अगले हफ्ते वो जा चुकी होंगी यहाँ से। सो कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से, वजारत झंडा मिले तो पाकिस्तान से इंटरेस्ट है। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? इंटरेस्ट वो होता है जैसे अगर आपकी वजारत चली जाए, कोई बड़ा ओहदा चला जाए और आप पाकिस्तान में बैठ ज़ुबैर साहब, लेकिन इसके साथ साथ ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, इस मसले को रहने देते हैं, लेकिन साथ साथ ये बता दीजिए कि आज जो आप लोगों ने बकौल गवर्नमेंट के आप लोगों ने जो मुसवदाओं को दिया है, जो शहजाद साहब ने लहराया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो उनके बकौल भी और आम आदमी के बकौल एक ब्लैकमेलिंग है। आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नैब के ऊपर आप कह रहे हैं कि 99 से पहले साहब नहीं होगा ताकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये सब जो है वो नैब की रडार से बाहर निकल जाएं, 1 अरब से नीचे हिसाब नहीं होगा। ये तो बातें जो है लीगल फ्रेमवर्क में भी नहीं आती और आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। दो तीन फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। दुनिया का कोई कानून नहीं है जो 35 साल पीछे जाता है। कोई एक मुझे महज़ब कंट्री बता दे, महज़ब क्या, कोई कंट्री बता दे कि जिसमें अनलिमिटेड पीरियड स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, एक कंट्री बता दे। सो अगर 99 कह रहे हैं तो वो भी 21 साल है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप पीछे जाते जाएं। FBR का रूल क्यों नहीं चेंज करते हैं आप? 6 साल का चेंज, SCCP का क्यों नहीं रूल चेंज करते हैं? मतलब आपने बाकी किसी के लिए भी रूल, भाई कांग्रेस भी तो है ना, अमरीकी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, कोई पॉलिटिशियन सारी दुनिया के हैं। अनलिमिटेड कौन सा पीरियड होता है? एक तो अनलिमिटेड। सो आपने 99 से नहीं करना, आप 97 से करते हैं, 2002 से करते हैं, 2004 से करते हैं, 95, मतलब यू हैव टू हैव सम लिमिटेशन। लेकिन 99 क्यों है? 99 क्यों है आपके लिए? ऐसा भी गर्ज करूं
जी चले अली भाई की एक बात सुन लें। 99 तो एक सिंबॉलिक, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ अली भाई एक मिनट इसके बाद आता हूँ। 85 रखा गया था 85 में जी, मैं पार्टीलेस इलेक्शंस हुए थे 85 में, तो जब नैब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी तो उन्होंने 85 से लिया था कि न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस आई थी। 99 एक कट ऑफ डेट है जब मार्शल लॉ लगा था, उस हिसाब से आपने 99 अक्टूबर नहीं करना, आप 97 कर दें भाई, आप कोई डिफरेंट डिफाइन तो करना है या ही नहीं करना, या ओपन रखना है कोई दुनिया के। और तीसरी चीज गिरफ्तारी पर तो हमें बिल्कुल, और बाय द वे ये सुप्रीम कोर्ट के बरखिलाफ है ये जो बातें कर रहे हैं भाई। गिरफ्तारी आप इंक्वायरी स्टेज पर हम कह रहे हैं नहीं करनी, आप हम कह रहे हैं आपकी बात सही है, गिरफ्तारी वाली बात आपकी वजह है, लेकिन ये एक अरब वाली बात अली मोहम्मद खान साहब कुछ, और ये फैसिस्ट माइंडसेट है, फाशिस्ट माइंडसेट पे बात कर लेते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, फाशिस्ट माइंडसेट। देखिए कामरान साहब, मैं जो मेरी बाद में बारी आने वाली इसी में वो एडजस्ट कर लें ताकि किसी का टाइम जो है नाल ज्यादा ना हो। जी जी, 2-3 बातें हैं। अभी सेनेट पाकिस्तान में मैंने एक बात की है और मैं बड़े मैं समझता हूँ एक मुहज़्ज़ब तरीके से मैंने इनको बात वहाँ पे की है, आपके प्रोग्राम में भी कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, जो किसी हुकूमत या किसी जमात का इंटरेस्ट नहीं होता। पाकिस्तान अगर FATF से निकलता है तो ये मेरी उतनी ही कामयाबी है जितनी जुबैर भाई की या जितनी कामरान शाहिद साहिब की कामयाबी होगी। और वो मैंने वहाँ एक्नॉलेज भी किया क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की शेर रहमान साहबा ने एग्जैक्टली कुछ देर पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान के लिए हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। तो एक तो नुक्ता ये है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं समझता हूँ अगर ज़ुबैर उमर साहब उस कमेटी में होते, ये मैं यकीन से कहता हूँ ये लाजमन इस बात को वहाँ सपोर्ट करते कि नैब लॉज में रिफॉर्म होनी चाहिए। कौन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या कोई जर्नलिस्ट जो इस बात से, जिसको थोड़ी बहुत भी शगफ है पाकिस्तानी सियासत से, उसको नो-हाउ है कि वो ये कहेगा कि बिल्कुल नैब लॉज में रिफॉर्म होनी है, इसमें मसले मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान को एक टाइम कंस्ट्रेंट है, दुनिया की सतह पे पाकिस्तान को एक चैलेंज वो मीट करना है कि हमने ये लॉज पास करने हैं, इसको नैब लॉज पे इस वक्त लिंक करना, इससे मैं नैब लॉज में रिफॉर्म होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त उसको लिंक करना जो उन लोगों ने किया है वो बहुत नामुनासिब था। और कल उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असेंबली में बात भी की। मैं समझता हूँ कि नैब लॉज में हम रिफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले इसको हमें मिल को इन लॉज को पास करना चाहिए। जहाँ तक नैब की ताल्लुक है उसके बारे में भी 2 बातें कर लूँ। पहली बात यह है कि जो तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से आई हैं, मैं समझ सकता हूं कि इनके कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हुए तो उनकी तरफ से नेचुरल है कि वो उन तजावीज़ को लेके आए कि किस तरह गिरफ्तारी जल्दी ना हो, किस तरह उनको बेल जल्दी मिले, या किस तरह सजा में कमी हो, या जिस तरह वो कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है कि जिसकी जायदाद है उसने प्रूव करना है कि हलाल है या जायज़ ज़राए से है या रियासत ने या प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन मैं 2 नुक्ते यहाँ पे आते हैं। पहला नुक्ता ये है कि आपकी तरफ से ऐसी तजावीज़ बिल्कुल नहीं आती कि प्रोसिक्यूशन तगड़ी कैसे हो, सजा ज्यादा कैसे मिले, पैसा जिसने खाए उसको निकालें कैसे, यानी कि मुजरिम तक पहुंचने के तजावीज़ आपकी तरफ से नहीं आते। दूसरा मेरा नुक्ता उस पे ये है, उसको जरूर जुबैर साहब से मैं इस पर रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा, वो ये है कि हम ये बात तो करते हैं कट ऑफ डेट की कि 99 हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं 99 नहीं 85 या 88 जो भी हो। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कामरान शाहिद साहब कि आपको अगर ये पता लगे कि आपकी जायदाद का कोई 30-40 साल पहले आपके किसी घर पे किसी ने डाका मारा था, वहां से कोई 50,000 ले उड़ा था, या कोई आपकी कोई गाड़ी अपने कोई चोरी कर गया था, आज से 60 साल पहले आपके साथ कोई जुल्म हुआ था, 30 साल पहले आपके घर की कोई चोरी हुई थी, आप उसको माफ करेंगे? अगर अपनी जात की हम माफ नहीं कर सकते, किसने हमें इख्तियार दिया है कि रियासत का, पूरे मुल्क की किसने डाका मारा है, मैंने मारा, किसी और ने मारा, मुझे क्या इख्तियार है? ये तो हुकूकुल इबाद है, ये तो अल्लाह भी नहीं माफ कर सकता। मुझे किसने इख्तियार दिया है कि रियासत की चोरी को मैं माफ करता फिरूं? और आपका पॉइंट आ गया जी, ये एक उसूली मौक़िफ़ है और मैं इस बात पे पहले भी सबसे पहले मैंने ये बात की और अब भी मैं कर रहा हूँ कि जिस बंदे के नैब, जिस पे नैब के केसेस हैं, सिर्फ नोटिस नहीं, जिस पे केसेस हैं, उसको किसी भी कमेटी में बैठे, पूरी कमेटी में बैठे, लेकिन जब नैब लॉज डिस्कस हो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, वापस आ जाएं, बाकी लॉज पे डिस्कस करने, लेकिन जिस पे नैब के केसेस हो उसको नैब के लॉज वो कमेटी के मेंबर, ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट मानने वाला है, लेकिन इस मैं चाहूंगा परवेश साहबा को डिबेट के अंदर ले आओ, उसके बाद जुबैर साहब जरूर जवाब देंगे आपके 1-2 पॉइंट्स का। लेकिन में से एक पॉइंट बहुत रेलेवेंट है परवेश साहबा, आप लोग ये तो बताते नहीं कि मुजरिम तक पहुंचने के लिए प्रोसिक्यूशन को तेज़ किस तरह किया जाए, एक्टिव किस तरह किया जाए, लेकिन आपका सारा जोर ये है कि केसेस के अंदर आपके लीडरान इन्वॉल्व हैं,
तो ब्लैकमेल किया जाए गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट कह रही है, और उनके लिए रास्ते निकाले जाएँ रिहाई के और निकलने के, नैब के शिकंजे से, करप्शन के मैसिव स्कैंडल्स को अवॉइड करने के। परवेश साहब, यू हैव द माइक। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे मैं इस वक्त जो कि मैं पार्टी की तर्जुमानी ज़रूर कर रही हूँ और करती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमें नैब के जो भी कवानीन है उसमें कोई भी चेंज नहीं, हमें इसको मज़ीद सख्त कर देना चाहिए। जो ऑपोजिशन है, जो मुखालिफिन है, वो तो भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं, 2 साल होने को आए हैं आज तकरीबन इनकी हुकूमत को। तो बात यह है कि अब 2 साल के बाद जितनी सख्तियां और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी वो उसकी इंतहा तमाम तर मुखालफीन ने देख ली, आप लोगों ने भी देख लिया, आप लोग जो मीडिया में है, आप लोगों की भी जो जबानबंदी हुई है और आप लोगों के साथ भी जो हो रहा है वो भी एक अलग दास्तान है। बहरा मैं नैब के हवाले से कहूंगी कि मैं अब ये समझती हूँ कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है इस वक्त हम नैब के कवानीन को तब्दील करें। हमें चाहिए कि ये रहने दें, अगर हम इनको मजीद सख्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगली बारी अब हुकूमत की। जहां तक ये है कि हम क्यों चोरी माफ करें, हम क्यों 99 से एक जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो कि मैं वकील नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें कोई कानूनी तकाजे जो है वो तो पूरे करने होते हैं। उसमें आपके जो गवाहियां हैं, उसमें शवाहिद है, मुझे बताइए, मैं तो 1947 से हमें शुरू करना चाहिए असूली तौर पर। तो ऐसे तो नहीं है उससे पहले कभी कोई चोरी नहीं हुई, और वो 14 साल ही आप बीच में शामिल करना चाहते हैं, क्यों? फिर हमें वो एमनेस्टी स्कीम्स भी बीच में शामिल करनी चाहिए कामरान, जिन एमनेस्टी स्कीम्स के तहत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ब्लैक मनी वाइट, वो एमनेस्टी स्कीम्स हमें शामिल करना चाहिए। और फिर हमें पता करना चाहिए किसने कहां से किस दौर में कितना पैसा जो है वो वाइट किया, उस पैसे की सोर्स। देखिए, ये कानून ऐसे नहीं है, और खास तौर पे मतलब हमने बात हम कर रहे हैं, अगर इंसाफ की बात है तो फिर इंसाफ तो चारों तरफ होगा ना। इंसाफ ये नहीं है कि 99 से पहले इंसाफ नहीं होगा या लेकिन मुझे परवेश साहिबा, लेकिन ये बताइए ना कि ये तो आप लोगों की डिमांड बड़ी अजीब सी है कि जी 1 अरब की करप्शन हो तो नैब केस पकड़े, या तो नैब को ख़त्म कर दें, या अगर नैब का इदारा रखा हुआ है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो है, वो फंक्शन कर रहा है, तो ये 1 अरब की करप्शन क्या मतलब हुआ? 99 करोड़ वाले क्यों नहीं पकड़ेगा वो? जहाँ लिखा हुआ है ना, जो तजावीज दी गई है, वो तजावीज हुकूमत को चाहिए ऑपोजिशन की तरफ से हमें दिखाएं, सिर्फ लहराएं ना, उसको पब्लिक कर दें। अभी तक उन्होंने आज पब्लिक किया है, उन्होंने आज पब्लिक किया है शहजाद साहब ने। नहीं, उन्होंने लहराई है ना, आपको, मुझे नहीं पता कोई कॉपी दी है कि नहीं, वो उनको पब्लिक करनी चाहिए। क्या कोई रिटर्न मसवदा है उनके पास कि क्या कहा गया है? और दूसरी बात, इनको ब्लैकमेल हो रहे हैं, इतनी पावरफुल मतलब एक हुकूमत है। नहीं, इन प्रिंसिपल परवेश साहिबा, मुझे चले, अगर आपने तजवीज़ नहीं भी दी, मेरा सवाल है, इन प्रिंसिपल डू यू एग्री कि 99 करोड़ की करप्शन तो ना पकड़ी जाए, 1 अरब से शुरू किया जाए मामला? भाई 1 रुपए की भी पकड़ी जाए, लेकिन शुरू फिर करें ना। फिर ये नहीं हो सकता कि मैंने ब्लैक मनी वाइट कर ली, मुझे छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। फिर खान साहब ने भी जो एमनेस्टी ली है, उनकी हमशीरा ने भी ली है, उस पर भी बात होगी ना कामरान। ये नहीं हो सकता ना। और आपको क्या मुश्किल है? नहीं, सब पे बात होगी, सब पे बात होगी। जिसको चाहा आपने उठा के बंद कर दिया। अब ऐसी कौन से रास्ता है जो इनको ऑपोजिशन दिखाएगी? हर रास्ता इन्हें मालूम है। घरों से इन्होंने उठाया, जरदारी साहब को, अस्पताल से उनकी बहन को, मियाँ साहब को, हर जिसको दिन चाहता है रातों रात उठा लेते हैं। तो कौन सा ऐसा रास्ता है? सब यहाँ हमारे तो सब यहाँ है, जिसको चाहे आपको कौन रोक सकता है पकड़ने से? राइट। लेकिन सिलेक्टिव एहतसाब और ये कि हम निकल जाएं और ये इस तरीके से हो कि बस यही लोग टाइट हों, ये नहीं हो सकता। बल्कि मैं पर्सनली समझती हूँ नैब के कानून को मजीद सख्त करें, क्योंकि अगली बारी अब इनकी है। अब इनकी बारी है, इनको भी थोड़ा सा चखने देना जरा कि क्या क्या नैब था, किस तरीके से इनके वज़रा, अली मोहम्मद तो नहीं, ये तो एक शरीफ आदमी है, लेकिन बाकी वज़रा किस तरीके से कहते थे आके कि हम बताएं कौन किस वक्त गिरफ्तार। राइट, आपका पॉइंट आ गया। अब अगली बारी इसकी है, वो किस तरह कहते थे? बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं मजीद सख्त किया जाए ताकि जब इनकी बारी आए तो ये भी छुटे। जुबैर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ा था अली मोहम्मद खान साहब ने, और वो पर्टिनेंट सवाल ये था कि जी अगर आपको पता है सवाल तो आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं, मगर ये कि मुजरिम तक पहुंचने के लिए आप कोई सजेशन नहीं दे रहे। डकैती अगर 25 साल पहले हुई है तो उसके मतलब क्यों ना पूछा जाए 35 साल पहले? जी एक सेकंड देखें, मैं तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री ना। आप एग्री करते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या पाकिस्तान मॉडल कंट्री है? और ख़ासतौर पर नैब के कानून और उसके पिछले 20-25 साल की जो परफॉर्मेंस है, क्या वो एक मॉडल के तौर पर है, या इट्स अ शेमफुल फैक्ट कि नैब की जो परफॉर्मेंस रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आप
के अपने अभी उस फैसलों में सामने आया है। सो पहली बात तो ये है कि हम मॉडल कंट्री नहीं है। सो अगर हमने कानून नाफिज करने हैं एंटी ग्राफ्ट और एंटी करप्शन टायरेट के लिए, तो हमें दुनिया से सीखना चाहिए कि वो क्या, ये जब कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, देखें दुनिया में एक सऊदी अरेबियन भी एक तरीक़ेकार है, कतर का भी है, यूएई का भी है, और स्वीडन और जर्मनी का भी है। किसको अप्रिशिएट किया जाता है? स्वीडन और जर्मनी के कानून को किया जाता है ना, कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ एक तरीके से आप हर चीज़ करते हैं। ये नहीं होता कि स्वीडन में हर एक को माफ़ी या छूट है, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है उसमें एक महज़ब तरीके से आप लीगल प्रोसेस से आप करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये ट्राइबल जिरगिया की तरह करेंगे, दैट्स अ डिफरेंस। जब मैं कह रहा था ना फैसिस्ट माइंडसेट में होता क्या है भाई, ये पूछ करने की ज़रूरत नहीं है, उठाएं अंदर बंद करें। सो आपने 2 साल में वही किया है और अभी तक आपकी कोई कन्विक्शन नहीं आई है। तो या तो ये है कि एक सक्सेसफुल मॉडल है और आप उसको मज़ीद ले जाना चाहते हैं। अगर हुकूमत समझती है कि ये सक्सेसफुल मॉडल है, बिल्कुल परवेशा के साथ में आप जारी रखें। अगर आप समझती हैं ये सक्सेसफुल मॉडल है और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें हमवार होती हैं, इससे करप्शन कम होती है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मोहम्मद ज़ुबैर विल बी द फर्स्ट पर्सन, बट दे कैन नॉट क्लेम कि पाकिस्तान हैज प्रोग्रेस्ड बिकॉज ऑफ नैब। मैं अगर आपको कैबिनेट के नोट्स बता दूं अप्रैल 2019 के, जिसमें ये कहा था कि इकोनॉमी हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, ये काबीना ने कहा था बिकॉज ऑफ नैब। उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेट साइन नहीं करते हैं, ये कहा था इनकी काबीना ने, हमने नहीं कहा था। इन्होंने कहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नैब, हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। तो हम एक तो हमारा सहारा ना लें, हमारा कंधा ना यूज करें। अगर ये समझते हैं कि नैब लॉज में गुंजाइश है इंप्रूव करने की, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, और जो महज़ब कंट्रीज में स्वीडन की और जर्मनी की या यूके की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कनाडा की, कोई एक कंट्री उठा दें कि जहां अनलिमिटेड। अच्छा ज़ुबैर साहब, बात ये है कंट्री उठा आप और जो और अरब रुपए वाली जो बात है, जो 1 बिलियन वाली बात है, वो भी मैं वजाहत कर दूं कामरान शाहिद जी। एक तो ये तासुर, यहाँ तो एक्चुअली कोई एजुकेटेड डिबेट ही नहीं हो सकती है। जब नैब का इदारा नहीं था तो उसका मतलब ये था कि कोई भी करप्शन करे और करके निकल जाए। नो, आपके एंटी करप्शन इदारे हैं, आपका FIA है। एक तरफ कहते हैं कि नैब के पास इतना बोझ है कि वो फोकस नहीं कर सकता, दूसरी तरफ आप कहते हैं तो हमने तो जो दिया है कि बाकी केसेस बाकी इदारे करें, जिन्होंने आपका पॉइंट आ गया। ये सारे सवालात हैं दूसरे इदारे, जिनका जवाब ऑब्वियसली हुकूमत देगी। इसमें ऐसे कोई इतना क्या क़यामत है, और आपने नहीं करना ना, आपने ऐसे चलने तो आप चलें और आपको खुद समझ आ जाएगी। आप दोनों ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन कानून है और पाकिस्तान का मुंह काला और इमरान खान का मुंह काला भी होगा, और हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ लें, उसके बाद समझ आ जाएगी। इमरान खान का मुंह काला और हुकूमत का मुंह काला, ये सब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ लें। इमरान खान साहब का नाम तो इस पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नैब पे बड़ी कड़ी तनकीद है, और ये बड़ी कड़ी तनकीद है इसके ऊपर कि हुकूमतें इस्तेमाल करती है, जिसमें ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है। अली मोहम्मद खान साहब, मैं ब्रेक से पहले आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो उन्होंने एनालिसिस किया अपना? ये जो सेंटेंस था कि इन स्पाइट ऑफ मैसिव फाइनेंशियल करप्शन ऑन द अदर साइड नैब नहीं हाथ डालता, इस पर कमेंट करते हैं। वो किसके बारे में कह रहे थे? सारी चीजों में कमेंट करते हैं जी। हुकूमत वक्त के बारे में कह रहे थे ना, कालक धोए इस बार भरे हुए हैं, जेबें भरी हुई हैं। इंजीनियर एडवोकेट अली मोहम्मद खान भाई जी। कामरान शाहिद साहब, मैं बसत एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा ज़ुबैर उमर साहब से, ज़ुबैर साहब से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, तो ठीक है, कोई ये इस तरह जब इस तरह ने गुफ्तगू की है, मुंह काला फलाना, देखिए ये जेब नहीं देता। एक आप खुद कहते हैं कि इन्फॉर्म डिबेट करें, आप पॉइंट्स लेके आए, आप लॉजिकल डिबेट करें। देखिए जैसे मैं ये समझता हूँ, मैंने क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ और मैं एज अ पार्लिमानी उमूर देख रहा हूँ जो पार्लियामेंट में पिछले 2 साल में हमने जो हुआ है, जो डिस्कशन हुई, जो डिबेट हुई है, तकरीबन रोज मैं मीडिया पे भी होता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मिनिस्टर बनने के बाद मीडिया से जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज फेस करता हूँ। तो मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली मैं ये फील कर रहा हूँ कि अपोजिशन की तरफ से ऐसे भी तजावीज़ आए, जिस तरह अभी मेरी बहन ने बात की, मैं समझता हूँ अच्छी बात की है,
तगड़ा करें और नैब के लॉज को सख्त करें। उसमें सख्ती से मतलब ये नहीं है कि किसी को आप जो है बगैर सबूत के रगड़ा दें। सख्ती से मतलब ये है कि कोई भी, लेकिन अली भाई एक बात बताएं, चलो मेरा एक सवाल है, अभी तक जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट ऑपोजिशन के पकड़े नैब ने, आप एक लम्हे के लिए भूल जाए आप तहरीक इंसाफ से, आप एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन भी बताएं कि कोर्ट का भी ये तासुर है, तो आपका तासुर ये क्यों नहीं है कि जिन जिन को नैब ने पकड़ के जिस तरह केस चलाए, जिस तरह उनको प्रोसिक्यूट किया, वो सब इंडिकेट करते हैं सियासी इंतकाम को, वो सब इंडिकेट करते हैं कि आप बदला ले रही है गवर्नमेंट अपोजिशन से, और सारे अपोजिशन के लोग ही अंदर जा रहे हैं। और इतने बोधे केस हैं जिनकी बुनियाद पे आप इतना ऐलान करते हैं कि जी हमने इनकी करप्शन पकड़ ली, ये ख्वाजा बरादरान, ये खकान अब्बासी, ये रेंटल, ये वो, लेकिन वो चलता है पता कि वो तो केस ही कोई नहीं है, वो केस सियासी विक्टिमाइजेशन का केस है, और वो जिम्मेदारी नैब पे भी आती है और आप पे भी आती है। तो इस पे आप एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, आपकी भी एक एंटिटी है, एक शऊर है, उस पर आप क्या तबसरा रायज़ नहीं करते हैं कि ज्यादती नहीं कर रहे आप लोग? ये ज्यादती हो, चले आप नहीं कर रहे, ज्यादती हो नहीं रही, इन लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही है, 18 महीने रखा जा रहा है और केस साबित नहीं हो रहा, जमानतें हो रही हैं। इसका आप ब्रेक के बाद जवाब दे दीजिएगा तफसील से, अगर आप मुझे ब्रेक के बाद। ठीक है, जरा पानी शानी पी के आ जाए। मैं भी गया हूँ, नहीं मुझे पीने की कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त तो अगले 3 साल आपने अपना पानी बरकरार रखना है, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, हमने तो सवाल पूछने हैं। एक ब्रेक लूंगा। वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। अली मोहम्मद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में जिसकी बुनियाद बनाकर अपोजिशन आपसे मुतालबा कर रही है तरमीम का, उसमें लिखा हुआ है कि आईन पाकिस्तान हमारी रियासत पर लाजिम करता है कि पाकिस्तान के हर फर्द के आईनी हकूक़ पर पहरा दे और उनकी इज़्ज़त वक़ार, आज़ादी और इमलाक को पूरी तरह हिफाजत करे। इसके तहत आपको यानी रियासत को हुक्म भी दिया गया कि किसी भी किस्म की रद्द-ओ-बदल बदकारी के बगैर मुनसिफाना और जमहूरी तकसीम के फ़रोग़ को यकीनी बनाएं। तो आप पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, आपके शऊर पे भी है और आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर कि अगर विक्टिमाइजेशन आपके दौर में नैब कर रहा है, आपको उसको रोकना चाहिए। दूसरा सवाल साथ ही अली मोहम्मद खान साहब कि इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, FBI टैक्स के लिए मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें, सुपीरियर कोर्ट्स, ये क्यों नहीं करप्शन की समाअत कर सकते? एक ऐसा मुतराज़ा नैब कानून क्यों, जो एक डिक्टेटर ने बनाया बकौल कोर्ट के भी? सबसे पहली बात तो कामरान शाह साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये हम सब की कोर्ट है और ये किसी हुकूमत की या किसी अपोजिशन की नहीं होती। आम आदमी को जब हर तरफ से उस पर दरवाज़ा बंद होता है तो वो एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। मैं इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उन लोगों में से हैं। और मैं जब हम की बात करता हूँ तो हम ये जो पॉलिटिकल लोग जितने भी हम जमातों में हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, खासकर हम तहरीक इंसाफ वाले, हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इमरान खान साहब ने और हम सब एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट की जंग लड़े हैं। और मैं इस बात पर भी खुश हूँ एज अ वकील कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब वो वकला तहरीक चली उसके बाद से अवाम को कभी मायूस नहीं किया और एक ऐसे इदारे के तौर पे अवाम में अपने आप को मनवाया है कि वहाँ से आप चाहे अपोजिशन में हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है। तो अब जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी ने भी हुकूमत में बैठ के, जितने, मैं आपको कैबिनेट की बात, मैं आपको ऑनेस्टली मैं आपको बात कर रहा हूँ कि किसी ने उसको नेगेटिव नहीं लिया, इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लिया है। और मैं आपको एक और भी बात कर दूं जो पता नहीं किसी और ने शायद की हो या नहीं, हमेशा कैबिनेट में बैठ के इमरान खान साहब ने जब भी कोई अदालत की बात आती है तो उन्होंने ये कहा है कि अदालत की बात में आप वो पुराने रवैये जो हुकूमतों के होते थे वो ना रखें। अगर उनकी तरफ से कोई सख्त कमेंट्स भी हैं, रिमार्क्स भी हैं, तो वो किसी चीज़ को देख के होंगे, उसको आप पॉजिटिव लें और उस पर जो भी डायरेक्शन है उस पर अमल हो। तो ये जो उन्होंने बात की है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि नैब के लॉज में सुखम मौजूद हैं। अगर आप मेरे से पूछें, हम तो ये समझते हैं कि आपने ब्रेक से पहले मेरे से सवाल भी वैसे किया था जी, हम तो ये समझते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो सिर्फ किसी को अंदर रखने के लिए ना हो, गिरफ्तारी का फिर फायदा हो रियासत को फायदा ये होगा कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की है तो उसको हम कमजोर सबूतों पे अंदर ना करें, क्योंकि उसके दो नुकसान है। एक नुकसान ये है कि अगर उसने कोई करप्शन की है और अभी आपकी प्रोसिक्यूशन तक भी नहीं है, आपके सबूत जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो वो जब निकलता है तो एक तो वो जो पैसा खाया वो वापस निकलने के इम्कानात मादूम होते हैं। दूसरा, करप्शन करके आप अरबों रुपए डकार जाएं,
कुछ दिन आप नैब के उसमें रहें और बाहर आके फिर ये निशान निकलते हैं, जैसे कोई नेल्सन मंडेला निकल रहा है, जैसे कोई कौम के लिए कोई बहुत बड़ी कौन है जिसने कोई अपने who was the prisoner of conscience who remained behind bars for so many days or so many months. Everybody has been taken into custody because of graft, because of corruption. लेकिन वो प्रूव नहीं हो सके तो दो नुकसान, एक पैसा वापस नहीं आता, दूसरा अच्छा अली भाई एक सवाल का जवाब दे मुझे, दोबारा क्लीन चिट मिल जाती है। एक सवाल, हम तो ये कहते हैं आखिरी बात, हम तो आखिरी बात मैं आपसे बात कर रहा था एक, अच्छा हम तो ये कहते हैं, सुन लें, हम तो ये कहते हैं, जो मैंने इस प्रोग्राम में भी आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताई कि ठीक है आप ये पॉइंट्स पे गुफ्तगू कर लेते हैं कि बगैर पक्के सबूत के हाथ ना डालें या बेल के राइट्स हैं इन चीजों पे, लेकिन आप भी तो वो तजावीज हमारी उसको अप्रिशिएट करें, खुद कोई लेके आए कि मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक कंट्री है हमारी, हम सब इस्लाम पे ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। ये तो हमारी जुरिस्प्रूडेंस का भी लॉ है कि जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, जब तक साबित ना हो जाए, किसी को मुजरिम ना कहें। आप लोगों ने तो जो नैरेटिव बनाया हुआ है ऑपोजिशन के मुतल्लिक, ये केस अभी शुरू भी नहीं होता, ये अभी जेल में भी नहीं जाते, तो आपने इनको इतना करप्ट लोगों की नज़रों में गिराने के लिए इतना करप्ट, और उसके बाद ज़मानत से रहा होते हैं, तो उसके बाद भी आप ये खुले दिल से मांगने को तैयार नहीं, मानने को कि हमारी गलती थी, हमने जुरिस्प्रूडेंस को भी सेट असाइड किया, हमने लॉ को, इखलाकियात को सेट असाइड करके इन्हें चोर डाकू का, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोर्ट का फैसला आया हुआ है, बाकी जो लीडर्स हैं, आप में किसी में कोई वो नहीं है कि ऑडेसिटी के आप आगे बढ़ के गए कि जी हम गलत थे, ख्वाजा बरादरान पे कुछ साबित नहीं हुआ अभी तक, जब होगा तो आप डंके की चोट पे कहेंगे ये मुजरिम है। लेकिन आपने तो इनको गिरा दिया ना नैब को यूज़ करके, और उसके बाद इनकी ज़मानतें हो गई, तो ये भी तो सर ज्यादती है ना, इखलाकी लिहाज से ज्यादती है। कामरान साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस जुमले के एंड से एग्री नहीं करता कि नैब को यूज़ करके, अगर नैब को हमने यूज़ करना होता, नैब का नाम लेके सर आपने, जी सर मेरी बात सुन लेना, मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि ये जो नैब लॉ है, आप कहते हैं डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, वो डिक्टेटर बेचारा बेड पे पड़ा है, उसके बाद ये तीसरी हुकूमत है, किसने इनके हाथ रोके थे या हमारे? ठीक है वो तो इनका कसूर है, ये तो भुगत रहे हैं, सही भुगत रहे हैं, हमारा भी कसूर है ना, हमारा भी कसूर है, हम सब का देखें अवाम, मैं अवाम की। अच्छा अली भाई अब जरा अनफेयर हो जाएगा, मुझे परवेश साहब के पास जा रहे थे, प्लीज अली भाई अंडर एस्टिमेट ना करें इनको। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा सर, मैं किसी को नहीं कर रहा। परवेश साहिबा बड़ी लासिल बातें की, लग ये रहा है आपने जो गुफ्तगू की है परवेश साहिबा, आप लीडरशिप से मुत्तफिक नहीं, आप कह रही है कि लॉज को और सख्त किया जाए। आप जरा ड्राफ्ट तो देख ले, आप लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ ही फारिग करके तो उसको फारिग ही कर दिया जाए नैब को। परवेश साहिबा देखिए, जब तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता तो ये जो सुना है प्रोपेगेंडा है, इस पे हम नहीं जाते। ड्राफ्ट को ले आए, देखिए बात तब होगी जब कोई चीज हुकूमत जो है वो सामने लेके आए ना, आपके सामने कागज पड़ा हो, मेरे सामने कागज पड़ा हो, उस पर एक बार बहस हो जाए। अच्छा चलें ये भी मान लेते हैं, आप इस बात को छोड़ें। ये बताइए कि जो अभी तो आज आपने जिनका इंट्रो में भी जिक्र किया, आपके इनके एडवाइजर्स जो थे तानिया साहब और वो दूसरे जो साहब है जफर मिर्जा साहब, दोनों जो है उनको निकाला गया, उन्होंने रिजाइन किया, जो भी हुआ। मुझे बताइए इन पे जो है कुछ इल्जामात थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उन्होंने कुछ किया है, लेकिन इल्जामात हैं। अब मुझे बताएं, कल अभी जुबैर साहब भी कहते हैं मैं एग्री करती हूँ, अगली फ्लाइट से ये लोग चले जाएं, तो क्या आपके ख्याल में इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ इंसाफ हमें इनको कुछ अरसे के लिए यहाँ से बाहर जाने पर रोकना नहीं चाहिए, इन्हें ECL पे नहीं डालना चाहिए? इनके केसेस आखिर FIA को रेफर हुए थे, कुछ पता नहीं क्या हुआ उसका, या जो तानिया साहिबा पे कुछ तो बताएं, कितने उन्होंने क्या कोई ठेका मिला उस कंपनी को, नहीं मिला, आया कि वो इल्जामात सही थे, अभी साबित नहीं हुआ इन पे इल्जामात दोनों पे, तो वो तो कल निकल जाएंगे ना। उनको कोई डाल रहे हैं, उनको कोई पकड़ के डालेगा जेल में? वो तो कल परसों निकल जाएंगे, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बड़े बड़े नाम छोड़े, मैं आज 2 सिर्फ आपको बता रही हूँ, बाकी तो बैठे हुए अंदर, और अगर ना अहली पे जाए तो सारी काबीना समेत वजीर आजम के चली जाए। मुझे तो गवर्नमेंट के जी बड़े क्लोज बंदे ने बताया कि इस अगस्त के अंदर जो है 1-2 और लोग भी फारिग होने वाले हैं और 1-2 शायद गिरफ्तार भी होने वाले हैं गवर्नमेंट के लोगों में से। इस बात से कामरान शाहिद कोई फर्क नहीं, इस बात से इनके अपने अल्फाज थे, रॉट स्टार्ट्स ऑन द टॉप, ये वो चाइनीज प्रोवर्ब बोलते थे। नहीं, मुझे एक बात और कहनी थी, कल भी एक बड़ा काला दिन होगा, कल एक बड़ा काला दिन होगा इस मुल्क में, जब उस कुलभूषण यादव का लॉ बनेगा, इस मुल्क की पार्लियामानी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हमने एक भारतीय जासूस के लिए कानून बनाया। राइट, ये पॉइंट आ गया जी। नहीं, एक बात करने दें, ये अली मोहम्मद साहब की मैंने तकरीर सुनी और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा कश्मीर में, झंडा लहराऊंगा पाकिस्तान का, जिस दिन जाएंगे जरूर बताएं, हम इनके साथ होंगे। इनके अपने वजीर आजम ने भी कहा था मैं बताऊंगा LOC क्रॉस करनी है, उन्होंने तो ना की,
लेकिन उन्होंने इसको कुलभूषण को कराएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ अली मोहम्मद खान साहब इस पे जरूर प्रोटेस्ट वहां नहीं करेंगे पार्लियामेंट में कल, तो आज राइट जुबैर साहब आपने कुछ कहना है ब्रेक से पहले 30 सेकंड्स। प्रोफेसर साहब आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, प्रोटेस्ट पता नहीं करते कि नहीं करते तो 30 सेकंड जी 30 सेकंड में सिर्फ ये कहूंगा कि ये कह रहे हैं ना कि नैब को हमने इस्तेमाल नहीं किया, इनसे ये पूछ लें सिर्फ एक स्टेटमेंट का कि खान साहब ने वाशिंगटन में ये कहा था या नहीं कहा था कि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को अरेस्ट कर लिया, कहा था कि कैसे कौन से कानून के तहत कहा था? तो कोई 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 ये आप अली भाई से क्यों पूछ रहे हैं? हमारे जख्म है, हमारे जख्म से भरे हुए नहीं तो किस बेसिस पर कहा था? फिर कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कमरान साहब मैं चले क्विकली अली मोहम्मद खान साहब किस बेस पे कहा था? अली मोहम्मद खान साहब को सुनने जल्दी से जी, किस बेस पे कहा था खाकान अब्बासी को? जी मैं हमने ये डाला कहना चाहता हूं कि हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर कोई जमात है। अगर कभी भी जरूरत हुई तो किसी भी जमात वजारत किसी की परवाह नहीं करेंगे। ये जो लॉ पास हो रहा है इसकी वजाहत हमारे वज़ीर कानून ने दी है कि ये हमें वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी तक सबसे ज्यादा टाइम अली मोहम्मद खान भाई आपको मिल गया प्रोग्राम में। मैं कह रहा हूँ आपकी मीडिया टीम फिर नाराज ना हो, सबसे ज्यादा टाइम आपने अभी तक लिया और अभी ब्रेक के बाद दोबारा आ रहा हूँ मैं, ब्रेक लेता हूँ जी। जनाब मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत को बड़ा एतराज़ रहता है, उनको टाइम नहीं देता, लेकिन आज सबसे ज़्यादा टाइम अली मोहम्मद खान साहब को मिला। मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब की और पीटीआई की जो मीडिया सेल टीम है वो खुश रहेगी। अपोजिशन मुझे दिल में गालियाँ दे रही होगी, लेकिन बहरहाल आज का प्रोग्राम तो व्यूअर्स वक्त की किल्लत बिल्कुल है इस वक्त। मेरी और अली मोहम्मद खान साहब की डिस्कशन में सारी बात ही टाइम निकल गया। कल तक दीजिए इजाज़त।